तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। ये हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी मैं एक क्लास पहले भी बना चुका हूँ और डाल चुका हूँ। पहले वो क्लास देखो, देन इस क्लास को देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज क्योंकि 2.1 मैंने कराया, उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए आपको कि कौन कौन किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एप्लीकेबल बता दिया, और किस किस के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इनकी ट्रिक्स भी बताई थी मैंने कि कैसे याद आप रख सकते हो इसको। और ये 2.1 के अंदर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन बता दी कि कहाँ से क्या एमसीक्यू दे सकता है या नहीं दे सकता, कि रिजोल्यूशन प्लान कितने दिनों में स्टार्ट होता है, रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इसी के अंदर। ठीक है, इसकी बॉडी की बात करी, इसके ट्रांजैक्शन की बात करी, रिलेटेड पार्टी के रिजोल्यूशन प्लान हो गया। ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गए। तो बेसिक नॉलेज इसके अंदर दे दी गई है। अब ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो ऐसे इन्होंने बांट रखा है, पर ओल्ड बुक में ये चैप्टर एक साथ दे रखा है। ओल्ड बुक में क्या करा है, ये चैप्टर एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बांट रखा था, और न्यू बुक में क्या कर रखा है, एक साथ दे रखा है। एक मिनट दो, चालू करते हैं। ये वाली पेन ले लेते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये तो आप देख रहे हो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जब हम ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, बट मतलब चीज़ें यही थी, पर उन्होंने एक साथ दे दिया है। हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये अभी चैप्टर में कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। जहाँ चेंजेस होंगे ओल्ड बुक और न्यू बुक, वहाँ पे क्लासेस अलग आएगी। अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, तो दोनों बंदे देख सकते हैं। सीएमए फाइनल के लिए स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद सीएमए हूँ। 60+ की मैंने गारंटी ले रखी है, और आप मेरे तरीके से करो, 60+ आपके डेफिनेटली आएंगे। आप देखना लॉ में, और ये आपको टोटल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है लॉ। ठीक है, अब पढ़ना चालू करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगाते। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस्ड। मतलब ये तो है नहीं कि अब कोई सा भी छोटा मोटा घोटाला हो गया तो आप कोई भी जाके एक एप्लीकेशन दे देगा भाई कि हाँ मेरा ये हो रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, तो आप जाके इसको प्रोसेस करो, इसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करो, मेरा पैसा वापस दिलवाओ कंपनी से। ऐसा नहीं होता, उसका एक फिक्स अमाउंट होता है, या फिर कोई इस तरीके से अमाउंट है, या एक प्रोसीजर बना देगी कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है और इतना डिफ़ॉल्ट किया है, देन मेरा प्रोसेस करो। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस्ड व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफ़ॉल्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेड नोटिफाई मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़ फॉर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द चैप्टर 3A। ये प्री पैकेज रिजोल्यूशन ना एक नई चीज़ आई है। ठीक है, हमारे टाइम पे ये प्री पैकेज आ गया था। ठीक है, अमेंडमेंट थी, अब ये डाल दिया गया है। तो आपको पहले याद रखना, नॉट मोर देन 1 करोड़ फॉर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द डिफॉल्ट शुड बी मिनिमम। कितना होना चाहिए, द डिफॉल्ट शुड बी मिनिमम 1 लाख। अच्छा, ये प्री पैकेज क्या होता है और ये सारी चीज़ें मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कि ये है क्या चीज़। ठीक है, कितने का होना चाहिए डिफ़ॉल्ट, देन हम करेंगे। तो इसमें मिनिमम डिफ़ॉल्ट शुड बी 1 लाख। द अमाउंट कैन बी इंक्रीज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेल नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है, पर कितने से ज़्यादा नहीं कर सकती, 1 करोड़ से ज़्यादा। द रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड टाइमलाइन कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड। अब इसके डायग्राम देखो थोड़ा सा, यहाँ आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये दिमाग में रखना है, यहाँ जो न्यू बुक बनाई गई है वहाँ बहुत तरीके से डाली गई हैं चीज़ें। ओल्ड बुक में भी हालांकि ये चीज़ें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है। आप इंस्टीट्यूट की बुक को अगर करके नहीं जाओगे, वाइवल कहलाती है, इंस्टीट्यूट की बुक को अगर आप नहीं करके गई तो आप पास नहीं हो सकते भाई। फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आते, पास हो जाते हैं लोग टीचरों की बुक फॉलो करके, पर जब आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल ढंग से नहीं पढ़ा, उसको नहीं समझा,
उसकी लैंग्वेज नहीं लिखी। जो आंसर चेक होते हैं वो इंस्टीट्यूट की बुक से चेक होते हैं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ 3.5 साल, तो मुझे थोड़ी सी पता है चीज़ें कि हाँ वो कैसे चेकिंग करते हैं टीचर। हम जैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए और प्रोफेशनल लोग ही आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उनको सिर्फ मतलब होता है वो कैश लैंग्वेज से। लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ से डाल रहे हो, कहाँ क्या कंटेंट है। ठीक है, जो आंसर शीट मिलती हैं वो भी यहीं से मिलती हैं, यहीं से उठाई जाती, कॉपी पेस्ट करी जाती है, आंसर शीट बन गई। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मोडिटोरियम पीरियड कितना रहेगा, 180 डेज से लेके 270 दिन। फिर एक क्रेडिट कमेटी बनेगी फॉर्मेशन, जो कि क्रेडिटर बनाते हैं। 75% ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करेंगे इस कमेटी को। इम्प्लीमेंट द प्लान गोज इनटू द लिक्विडेशन। अच्छा, बात ऐसी है कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन दे दी, सारी चीज़ें हो गई, फिर जो क्रेडिटर है ना वो कमेटी बनाते हैं भाई कि हाँ क्रेडिटर को देखो। क्रेडिटर कौन होते हैं, आप क्रेडिटर की बात कर रहे हैं और डेटर की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है दोनों में। क्रेडिटर और डेटर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट थोड़े बहुत लोग क्या होते हैं गलती कर देते हैं। जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं, जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं और जिनको हमें पैसे देने हैं, तो हम उन्हीं को तो डिफ़ॉल्ट करेंगे, तभी तो वो एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपका 1-2 नंबर में आया हुआ पहले। हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कौन कौन कर सकता है। तो जितने भी टाइप के क्रेडिटर होते हैं या फिर कंपनी खुद एप्लीकेशन दे सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, 2 नंबर में आया है। हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जब मेरी बुक अब तैयार हो चुकी है, उसके अंदर से जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डले हुए हैं। एमसीक्यू भरमार डली हुई है एमसीक्यू की। कुछ सेक्शंस और कुछ चैप्टर्स और मर्ज करने हैं मुझे इसके उस पीडीएफ के अंदर। लाइक जैसे मैं उसके अंदर इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर लूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट के लिए चैप्टर पर रोकूँगा, क्योंकि अगर मेरे को जो फॉलो कर रहा था उसको तो कम से कम फ़ायदा होना चाहिए। डायरेक्टर पूरा चैप्टर मिलेगा विद सेक्शन के साथ मैं डालने वाला हूँ, और कुछ कुछ छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक, वो मिलेंगे उस बुक के अंदर। और एमसीक्यू तो सोच लो भरमार है। ठीक है, और पास्ट ईयर और विद ट्रिक्स के साथ अब ये चलेगी सारी, विद ट्रिक्स याद कराऊंगा। अलग से क्लास डलेगी उसकी, वो क्लास नॉर्मल यूट्यूब पे ही डलेगी, बट वो डालूंगा मैं प्राइवेटली, ताकि कुछ लोग ही देख पाएँ उस क्लास को, जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं उनको ही देख पाएँ वो। ठीक है, क्योंकि भाई फिर उनको ऐसा लगेगा कि मुझसे पैसे ले लिए और औरों से लिए नहीं, देन इस वजह से। लेट्स सी, चलो आगे बढ़ते हैं। हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। देखो, कंपनी चाहे तो खुद कर सकती है, तो कंपनी का मतलब हो गया वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट। और फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए, और कॉर्पोरेट डेटर हो गया। इटसेल्फ, यहाँ पे इटसेल्फ लिखा होगा या आई बना होगा। इटसेल्फ में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर इन द मैनर एज प्रोवाइडेड सेक्शन 6 ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। अच्छा, ये बात कर रहा ना कि इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर का मतलब होता है कंपनी, एक तरीके से जो है कंपनी उसके कौन कौन कर सकता है। तो कंपनी खुद कर सकती है, या कोई डिफ़ॉल्ट हुआ जिसके साथ वो कर सकता है, डेटर के साथ भी हो सकता है, क्रेडिटर हो गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट करने का जो अमाउंट बताया था वो 1 लाख दे रखा है, और नॉट मोर देन 1 करोड़। फिर उसके केस अलग हो जाते हैं, वो अभी धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। पर्सन हु आर नॉट इंटाइटल टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है, ये मत सोचना कि ये पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ गया था, और फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो पर्सन हु आर नॉट इंटाइटल टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कौन कौन नहीं कर सकता। द कोड स्टेटेड दैट द कॉर्पोरेट डेटर which include a corporate applicant in the respect of such corporate debtor shall not be entitled to make an application to initiate corporate insolvency resolution process section 11 of the insolvency and bankruptcy code in the following cases। कौन कौन नहीं कर सकता।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ मैं से। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले जब आया था आईबीसी, अभी तो आप तो पहली बार पढ़ रहे होगे, जब ये आया था आईबीसी तब से ये इम्पोर्टेंट, तब ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन थे उनके पास। अब वो क्या करते हैं, नए क्वेश्चन देते हैं। मेरा पिछली बार एक दोस्त था, मैंने उसको क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट करके दिए थे इसी चैप्टर के, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। वो ये क्वेश्चन नहीं थे, दूसरे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अभी सिलेबस चेंज हुआ है, जो नए सिलेबस में दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड सिलेबस में दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट पेपर आएगा। ध्यान रखना कैसे। देखो, जब इनिशिएट कौन नहीं कर सकता, इनिशिएट वो नहीं कर सकता जिसका पहले से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एक बार जा चुका है। व्हेन अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, पहले से चल रहा था, फिर दोबारा से इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। या अभी विद इन 12 मंथ हुए थे, आपकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को खत्म करे, फिर आपसे दोबारा एप्लीकेशन दे दी। हैविंग कंप्लीटेड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन दी थी अब से 12 मंथ ही हुए थे, तो वो भी नहीं कर सकते दोबारा से। फिर बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज़ वॉयलेटेड एनी टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। मैंने बताया था कि एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब होता है कि उस कंपनी को रिवाइव, मतलब हम दोबारा से क्या खड़ा कर सकते हैं, क्या करना है उसमें, उस कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करना है, या इंसॉल्वेंट तो होता है बंदे के लिए, या उस कंपनी के लिए होता है लिक्विडेशन, उसे क्या क्या करना है उसके लिए। तो उस केस में एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है। अगर कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कुछ भी वॉयलेटेड किया है विच वॉज अप्रूव 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर, तो वो नहीं कर सकते। आ कॉर्पोरेट डेटर इज रेस्पेक्ट ऑफ हिम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड। अगर मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, लिक्विडेशन में जा चुकी है, देन तो मतलब ही नहीं बनता कि एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी या रिजोल्यूशन प्लान हो। इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन प्लान का मतलब बात यही होगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं हो पा रही, वो नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है, तो देन एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते। तो 4 पॉइंट थे, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ पास्ट ईयर के अंदर, पूछ भी सकता है। अच्छा, पर्सन हु कैन नॉट बी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, कौन कौन नहीं हो सकता। A person shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other persons acting jointly in the concert with such person is an undischarged insolvent। पहले से ही undischarged insolvent घोषित कर दिया गया, तो वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब मैंने बता दिया। इज अ विलफुल डिफॉल्टर ऑफ द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, वो विलफुल डिफॉल्टर था, ठीक है, दैन वो भी नहीं कर सकता। At the time of submission of resolution plan has an account or corporate debtor undergoing the management or control such persons or whom such persons is a promoter classified in non-performing assets। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो नहीं बन सकते। कौन नहीं बन सकते, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, जो रिजोल्यूशन प्लान देते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे कंपनी को रिवाइव करेंगे, ये हमारा प्लान है, ये सारी चीज़ें हैं, आप हम पर ट्रस्ट करो, हम आपका पैसा लौटा देंगे। दैन वो फुल्ली कन्विंस नहीं हुए, या फिर वो सारी चीज़ें उनको लगता है, तो ये सारे कंडीशंस हैं कि वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A। आप एक जस्ट बार रीड कर लेना इसे। हैज़ बीन, मैं मुझसे पूछा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी नज़र में ये इम्पोर्टेंट तो नहीं, मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानूंगा, मैं इसे 50% मैं रखूँगा, इम्पोर्टेंट में रखूँगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो 100% वाला वो फीलिंग इस क्वेश्चन को देख के नहीं आ रही है, तो हम पर फिर भी हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हैज़ बीन कन्विंस्ड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और ऑफेंस अंडर 12 शेड्यूल्स ऑफ द कोड ऑफ 7 years अंडर एनी लॉ इज डिस्क्वालीफाइड एक्ट एज अ डायरेक्टर अंडर द कंपनी। डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा था पहले 164 के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हो गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर उसे प्रोहिबिटेड है, वो ट्रेड नहीं कर सकता, दैन वो नहीं है। और मैं लास्ट पॉइंट पढ़ूँ तो यहाँ पे कह रहा है हैज़ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉजेज A to I। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये नहीं, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। तो ये 50% वाले में भी पूछ भी ले ना पूछे। प्रोसेस टू इनिशिएट बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर,
अच्छा ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वेश्चन थे, और ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए थे स्टार्टिंग में। अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो आप देखोगे अभी पढ़ोगे, ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन हैं कि जो एप्लीकेशन देने का तरीका होता है, या तो एप्लीकेशन, पहले मैंने क्वेश्चन बताया तो मैं एप्लीकेशन कौन दे सकता है, तो आपने पढ़ा एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर भी दे सकता है, कंपनी खुद देती कि इट सेल्फ, कॉर्पोरेट सेल्फ हो गया, या क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर 2 तरीके के थे, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो अब जो बात होगी कि क्वेश्चन आए पहले एग्जाम में, हाँ पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं, और जब मैं बुक लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी ही बन गई है, रेडी है, मैं सोच रहा हूँ उसे लॉन्च करूँ फटाफट, ये सिलेबस थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म हो जाए, देन उसे दे दिया जाए, और 60 मार्क्स की तैयारी उसी से आपकी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टडी करनी है, पेपर में लिखना कैसे, लैंग्वेज, उसके नंबर होते हैं, पढ़ के हर कोई जाता है। आप कितना, बहुत सारे लोग पूरी बुक चाट के जाते हैं, वो गलत चीज़ है। उस तरीका बुक चटती नहीं है, और लैंग्वेज आपकी इधर उधर हो जाती है, इंग्लिश लिख देते हो लोकल लैंग्वेज में, तो वहाँ पर ना नंबर मिलते नहीं उतने। मेरे 37 मार्क्स आए थे। देन फिर मैंने तैयारी करी इंस्टीट्यूट की बुक से, थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस करी, थोड़ी ट्रिक्स बनाई, देन आई गॉट 60 मार्क्स इन लॉ पेपर। और जब मेरे 37 आए थे तो मैंने बोथ ग्रुप दिए थे, 440 नंबर थे मेरे टोटल, और 37 की वजह से मेरा ग्रुप परसेंटेज सारा हिल गया, बेकार हो गया। देन आफ्टर डेट 60 मार्क्स आए, देन सेटिस्फेक्शन मिली, हाँ चलो ठीक है, CMA बने, फिर जॉब लगी। अब जॉब चल रही है, आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो, समझो और तरीका अपनाओ, एक टीचर को फॉलो करो। आप मेरे को फॉलो कर रहे तो मेरे को फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 60 नंबर के आसपास आपके नंबर आएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जैसे मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता लोगों का, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट बस इतना रहता है। बस एक बुक दे रहा हूँ, उसको चाट लेना, ढंग से कर लेना, मैं खुद करवाऊँगा, याद हो जाएगा, ख़त्म। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर देखो, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट एक्शन हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, या तो वह खुद दे सकता है एप्लीकेशन, या जॉइंटली और भी क्रेडिटर होंगे उनके साथ, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट देगा, अ कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी के अगेंस्ट देगा। व्हेन अ डिफॉल्ट ऑक्योर, द डिफॉल्ट कैन बी, एक क्रेडिटर है तो उसके लिए वो डेटर है, डेटर के लिए वो क्रेडिटर है, ऐसा होता है। आप सोचो, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, अब जिसके लिए तो कंपनी इससे सामान उधार खरीद रही है, तो कंपनी के लिए तो ये क्रेडिटर है, और ये सामान उधार बेच रहा है तो कंपनी इसके लिए क्या है, डेटर है। तो इसीलिए ये लाइन बोलेगी अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। व्हेन अ डिफॉल्ट ऑक्योर, द डिफॉल्ट कैन बी रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑल्सो हु शैल बी एटलीस्ट 100 मेंबर इन द सेम क्लास और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर ऑफ दैट क्लास। ये लाइन ढंग से समझो। द डिफॉल्ट कैन बी रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑल्सो हु शैल एटलीस्ट, नंबर कितने चाहिए, 100 इन द सेम क्लास और 10% ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिटर्स। देखो इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये तो डिट्टो आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रखोगे तो फिर आप नंबर नहीं आएंगे। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन ऑन कमिटमेंट ऑफ एक्ट 2020 शैल हैव बीन मॉडिफाइड, एप्लीकेशन शुड गिव इन द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट एंड नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि कंपनी डिफ़ॉल्ट जो कराएगा उसको रिवाइव कर पाएगी या कंपनी को खड़ा कर पाएंगे, वो हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं। अच्छा, NCLT आ गई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं जिसे। NCLT सेल विद इन 14 डेज, जो एप्लीकेशन हम देते हैं, एप्लीकेशन दी विद इन 14 डेज असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हमने जो पढ़े थे 5 पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। वो 14 डेज के अंदर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करेगी देन उसे वो देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इन्होंने दिया,
रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एजुकेटिंग अथॉरिटी में एडमिट, या तो उससे एडमिट करेगी या फिर वो रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन बाय इश्यूइंग ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड डेट। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा उसे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, पहला पॉइंट यही है कि डिफ़ॉल्ट हैज़ नॉट ऑक्योर्ड, वो चेक करेगी कि डिफ़ॉल्ट हुआ भी है कि ऐसे ही खाली पीली बस एप्लीकेशन आ गई है और उसके उस पर काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट होगा द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज़ इनकम्प्लीट, कोई एक प्रोसेस होते हैं एप्लीकेशन देने के प्रोसेस हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी दे दोगे। मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, 100 मेंबर नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं, देन वो उसको रिजेक्ट कर देगी। एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर कोई और कुछ केस चल रहा है इसके ऊपर, देन वो नहीं करेगी उसे। बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट, जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उनको एप्लीकेंट दी जाएगी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स विद इन 7 days। तो ये बहुत मेन हो जाता है यहाँ पर लाइन, देखो, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू द एप्लीकेंट रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 7 days। इफ डिफेक्ट इज आर नॉट रेक्टिफाइड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय एजुकेशन अथॉरिटी एंड इंटीमेशन सेंड टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर। अभी मैंने बता रहा हूँ फाइनेंशियल क्रेडिटर का, अभी डेटर का भी आएगा, वो उसका भी आएगा, फाइनेंस ऑपरेशन क्रेडिटर का, तो सबका तरीका अलग है, ठीक है, एक जैसा मत कर लेना। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करिए, एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, इफ एजुकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड एट द डिफॉल्ट हैज ऑक्योर्ड इट विल बी एडमिट द एप्लीकेशन एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शैल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन। तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कब से हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कब से हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जिस दिन से हम एडमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, इट विल बी एडमिट एप्लीकेशन और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडमिशन। जिस दिन से वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई तब से हमारा क्या माना जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू हो गया। पूछ लेता है, वो छोटे छोटे पॉइंट है, बट यही छोटे छोटे पॉइंट आपको आगे ले जाएंगे। ध्यान रखना, गलती मत करना। अभी मैं आपको फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, फाइनल बहुत इजी होता है, बस फाइनल में एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक प्रोसेस है, उसी हिसाब से आप करोगे, देन आपको फाइनल बड़े प्यार से निकलेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप कांटेक्ट करें, बात करें, मैसेज कर दिया करो कमेंट में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे मुझे बताओ, कमेंट कर दो कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, आप बता सकते हो क्या, देन आई विल हेल्प यू, ओके। कमिटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट बाय अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। कमिटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट बाय अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब पहला टॉपिक खत्म, अब ये बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की। ये सब पेपर में आए हुए पहले, अच्छा ये आया, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये चीज़। देखो इंसॉल्वेंसी अब कौन दे रहा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कमेंस फ्रॉम द डेट of admissions of applications under section 7 subsection 5 subsection 6 insolvency and bankruptcy code 2016। इनिशिएशन क्या है, इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर थोड़ा सा ही लिख के दिया है, अब मेन दिया है इन्होंने इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। अच्छा इन्होंने इतना लिख के दिया कि क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है क्वेश्चन। फिर जब उन्होंने लिख के ही नहीं दिया, फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो प्रोसेस बताया था ऊपर, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, अब फाइनेंशियल अब एप्लीकेशन दे रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो जो इसकी थी वो पूरा ऊपर को पढ़ लिया हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर का, अब हम पढ़ रहे हैं किसका, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। सेम प्रोसेसर रहेगा बट देखो डिफरेंट चीज़ें थोड़ी थोड़ी। ये पहले यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। Process of insolvency resolution process can be initiated by operational creditor or on the occurrence of default by delivering demand notice or copy of an invoice demanding payment of amount involved in default to the corporate debtor। पहले कोई एक इशू हो रखा था, अब वो पैसे दे नहीं रही थी कंपनी, कोई भी दिक्कत हो गई, या तो कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है इस वजह से पेमेंट नहीं पा रही, या फिर किसी
जो क्रेडिटर था उसने कुछ गलती की, ऑपरेशन में तो यही हो सकता है उसने गलती की तब इसलिए नहीं दे रहे, पहले वो पैसा मांगेगा, ये दे दिखाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर का काम क्या है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए वो सामान देगा, उसे सर्विस देगा, तो उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। अगर उसका पैसा नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जा सकता है, बट उसका एक प्रोसीजर है, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के कहीं पे भी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चले जाओगे बार बार। द ऑपरेशनल क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर डिमांड, पहले क्या करेगा, ये देखो वहाँ पे नहीं था फाइनेंशियल क्रेडिटर में, पर यहाँ है, रिक्वायर्ड टू डिलीवर डिमांड और अनपेड ऑपरेशनल डेटर विद द कॉपी ऑफ इनवॉइस टू कॉर्पोरेट डेटर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक मैनर है उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में देगा। अगर डिमांड नोटिस की बेस पे वो नहीं देते या फिर जो भी क्या कहते हैं उसके बाद काम चालू होगा। डिमांड नोटिस मीन्स नोटिस सर्व्ड बाय ऑपरेशन क्रेडिटर टू कॉर्पोरेट डेटर डिमांडिंग रीपेमेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेप्ट, जो उसने कर्जा लिया था या उसने सर्विस दी थी उसके बदले उसको पैसा दे दो। अगर वो नहीं दे रहे, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिफॉल्ट हैज ऑक्योर्ड, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 और इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016। यहाँ पर सेक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इंसॉल्वेंसी में जो कंपनी चैप्टर था वहाँ तक आपके सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी। उसके बाद आपके सेक्शंस इतने ज़्यादा नहीं हैं और ना ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट हैं। आपको कंटेंट याद रखना है, कंटेंट बुकेस्ट होना चाहिए ताकि आपको नंबर वो दे सके। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए उनको, ठीक है, ड्राफ्टिंग लैंग्वेज चाहिए ताकि आप फ्यूचर में काम करो तो कुछ चीज़ें लिख पाओ खुद से। द कॉर्पोरेट डेटर सेल विद इन 10 days द रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर चेंज है, वहाँ का प्रोसीजर चेंज था, यहाँ का प्रोसीजर चेंज है। द कॉर्पोरेट डेटर सेल विद इन 10 days of receipt of demand notice or copy of invoice. If he had paid the unpaid operational debt, he will inform details of electronic transfer या फिर encashment of check issued by the corporate debtor to operational creditor. अगर ये नहीं देगा then वो default होगा, then process स्टार्ट होगा। If any existence of dispute, the same shall be informed or recorded of pendency of suit केस में और arbitrations proceedings if any. If no reply is received from the within the 10 days, अगर रिप्लाई नहीं आता 10 days के अंदर from the date of delivering of demand notice or copy of invoice, operation creditor can file application before adjudicating authority for initiating corporate insolvency resolution process. अब यहाँ पर चालू होगा क्योंकि दिया नहीं उसने, डिमांड नोटिस दिया है, इनवॉइस की कॉपी दी कि भाई मेरे पैसे दे दो। पहले वो डिमांड नोटिस नहीं देगा क्योंकि क्रेडिटर तो चाहेगा कंपनी के अंदर में बिजनेस करूं। कंपनी तो मान लो एक 2 महीने तक पैसे नहीं देती, अगर कंपनी से आप पर एक टर्म एंड कंडीशन देते हैं ना क्रेडिटर का। मैं भी आज जैसे एपी प्रोफाइल में हूँ, मैं एपी प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट्स पेबल में, तो मैं भी पेमेंट जब करता हूँ तो कम से कम 1 या 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, 90 days का भी होता है। तो ऐसे थोड़ी हमारे ऊपर कोई केस कर देगा। केस जब करेगा जब हम पैसा दे ही नहीं रहे उसे, बिल्कुल 90 days भी हो गए, देन वो दे ही नहीं रहे, फिर वो बहुत परेशान हो गया, देन वो क्या करेगा, डिमांड नोटिस जारी करेगा इनवॉइस के अगेंस्ट 10 days, देन फिर एप्लीकेशन वो दे सकता है एनसीएलटी को। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या करेंगी, देन वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है, फिर उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट और वो सिस्टमेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें देगा। अब चालू करते हैं यहाँ से, कहानी चालू होगी यहाँ से। देखो, द एप्लीकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो फॉर्म होते हैं उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देगा विद डॉक्यूमेंट और स्पेसिफाइड सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। उसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ क्या क्या देगा। देखो, द ऑपरेशन क्रेडिटर में प्रपोज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये एक टॉपिक ये भी आता था कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है, ठीक है। द ऑपरेशनल क्रेडिटर में प्रपोज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ऑपरेशनल क्रेडिटर में प्रपोज टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करेगा, मतलब इस पर काम हायर करना नहीं होगा, ये बताना होगा कौन ले रहा है, किसको ले रहा है, किस पर भरोसा कर रहा है। देन वो क्या करेगा, उसे एक्ट करेगा वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक तरीके से इंटरिम है,
The application will be admitted within 14 days if notice of dispute is received from the operational debtor and evidence is proceeds the amount is not received. If notice of dispute has been received, the application will not be admitted. The application will be admitted if अगर हो गई then it is completed, unpaid operational debt has been, demand notice was delivered, was not delivered, notice of dispute, ये सारी चीज़ें बताने लग गया वो कि if ये पूरी कहानी बता रहा है. इफ़ नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज़ बीन रिसीव्ड द एप्लीकेशन विल नॉट बी एडमिटेड. अगर मान लो वहीं से एप्लीकेशन मिल गया या फिर उनको बता दिया डिमांड नोटिस को, उसने रिप्लाई दे दिया, क्या रिप्लाई देता है उसके अगेंस्ट अगर सारी चीज़ें ठीक हैं देन चालू करेंगे, नहीं तो नहीं. नो डिस्क्लोजर प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वही हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है किसी को भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे. द ऑपरेशनल क्रेडिटर में प्रपोज आईपी इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है, इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गया. यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ये देखो इसकी बात कर रहा है इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, और आईपी का मतलब हो गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. ठीक है. If any of these requirement is not fulfilled, application will be rejected within notice of operational creditor. ये डिमांड सारी पूरी फुलफिल होनी चाहिए, देन ही आप क्या कर सकते हो एप्लीकेशन दे सकते हो. अच्छा, आपको आईपी बनना हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना हो, तो इसके कोर्सेस हैं. आप सीए इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, सीएमए इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, सीएस इंस्टीट्यूट से कर सकते हो. आज की डेट में भरपार काम है इस लाइन में भी. पर आईपी प्रैक्टिस में जाना है तो 10 ईयर के आसपास बनता है, बट आप कोर्स करके रखें, काम कर सकते हो किसी के अंडर. आईपी का इंस्टेंट काम होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और यहाँ पैसा मोटा बनता है. ये भी एक कैरियर है, अच्छा है प्रोफेशन के लिए, इसमें भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं. ठीक है. अब ये देखो तीसरा टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लेना. सेल कमेंस फ्रॉम द एडमिशन ऑफ डिमांड इफ डिस्प्यूट एप्लीकेशन विल नॉट बी एडमिटेड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी हैज नॉट अप्रूव्ड इन पावर टू गो इनटू द डिस्प्यूट वेदर डिस्प्यूट इज द जेन्युइन और बोगस. अगर एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं है तो फिर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं है तो वो नहीं करेंगे, चाहे जेन्युइन हो चाहे ना हो. जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो फिर उसको क्यों करेंगे वो इंक्लूड. ठीक है. ऐसे ही सेम पॉइंट आता है कॉर्पोरेट डेटर का. खुद भी दे सकता है, क्या दे सकता है, कंपनी खुद भी दे सकती है कि भाई हमारे बस की नहीं है ये कंपनी चलाना, हम डूब चुके हैं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे. देन ये हमने हाथ खड़े कर दिए, बात खत्म. एज पर सेक्शन 10 वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो अब क्या क्या देगा ये अगर कंपनी खुद दे रही तो क्या क्या करेगी, देखते हैं. द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट सेल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग, क्या देगा, इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे, सच अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड. रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज करेंगे, अपॉइंट एंड इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. अप्रूवल होगा जिसके अंदर किस कंपनी के अंदर अप्रूवल ऑफ टेकिंग ऑफ एप्लीकेशन बाई स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा. 3/4 होता है, मतलब 75% होता है. ठीक है. ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है, जितने मेंबर होते हैं वो. देन फिर वही 14 डेज वाला, द एडजुडिकेटरी सेल विद इन द 14 डेज रिसीव द एप्लीकेशन, या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी. अगर रिजेक्ट करेगी तो उसे 7 डेज दिए जाएंगे कि क्या करना है. ठीक है, पढ़ लेते हैं. एजुकेटिंग अथॉरिटी सेल बिफोर द रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन गिव अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेंट और रेक्टिफाई द डिफेक्ट हिज एप्लीकेशन विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द एजुकेटिंग अथॉरिटी. एनसीएलटी देगा 7 दिन देगा. अगर 7 दिन में तुमने कोई गलती करी है तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो. अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हेल्प कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जित मैं बता चुका हूँ डेट ऑफ एडमिशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ दिस सेक्शन एनी डिफॉल्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 25 March 2020 फॉर 1 year शैल नॉट बी कंसिडर ए डिफॉल्ट.
बिकॉज ये कोविड पीरियड था, ये जेन्युइन पीरियड था। अगर इस पीरियड में कोई बंदा पैसे नहीं दे पा रहा था तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका डिफ़ॉल्ट कर दिया उस कंपनी ने, क्योंकि इस टाइम पे वो दे ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पता रहना चाहिए फिर भी, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो। रीज़न क्या है, ऐसा क्या टाइम था, कोविड का टाइम था वो। ठीक है, कोविड के टाइम पे तो अच्छे नहीं दे पा रहे थे, तो छोटा मोटा डिफॉल्ट तो होना जरूरी है, पड़ेगा। अब टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिलअप हो गए, एमसीक्यू हो गए, यही ट्रू फॉल्स हो गए, यहाँ से वो आ सकते हैं। जहाँ से जो चीज़ आ सकती है उस चीज़ पे फोकस करेंगी। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। याद रखना, डेट ऑफ एडमिशन कहीं कहीं दे देता है, ऑप्शन में मजे लेता है आपसे। कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए कंप्लीट? 180 दिन के अंदर। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू एजुकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बियॉन्ड 180 days। अगर वो चाहें तो 180 दिन और बढ़ा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। इफ स्ट्रक्चर टू डू सो बाय द रिजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ अ कमेटी, क्रेडिटर ने जब वोट कर दिया हो 66%, ध्यान रखना ये चीज़, तभी बढ़ेगा वो टाइम। ये पॉइंट मेन हो जाएगा। यहाँ पे जब पढ़ रहे होते हो ना तो इंस्टीट्यूट की बुक लेके और एक हाईलाइटर लेके हाईलाइट करते रहो करो। मेरी पूरी बुक हाईलाइट थी इस तरीके से, मतलब पूरी बुक मतलब बीच बीच में, ऐसा नहीं पूरी बुक। अच्छा, एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ भाई बढ़ाने चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी में ऑर्डर एक्सटेंड टू ड्यूरेशन ऑफ सच प्रोसेस बियॉन्ड 180 days ऑफ सच फर्दर पीरियड, कितना दे सकते हैं? एज इट मे बी फिट बट नॉट एक्सीडिंग 90 days। 90 days से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसेस मैंडेटरी कंप्लीटेड विद इन 360 days इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। अच्छा, इन सबको एक्सटेंशन सारी चीज़ों को मिला मिलोगे कितने दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए? 360 days के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि भैया बार बार एक्सटेंशन मांग रहे हो, बार बार एक्सटेंशन मांग रहे हो, ऐसा नहीं है। 180 + 180 ले लिए तो आपने 360 दिन ख़त्म कर दो। ठीक है, वो अपनी वजह से 90 days दे सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चाहिए तो। अच्छा, बात करते हैं मोडिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मोडिटोरियम क्या होता है और पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है? ये लॉकडाउन में बहुत वर्ड आया था न्यूज़पेपर के अंदर, मोडिटोरियम। अब समझो मोडिटोरियम का मतलब। मीनिंग है मोडिटोरियम इज़ अ डिले और सस्पेंशन। ये डिले हो रहा था और सस्पेंशन हो रहा था। रीज़न यही था कि कोविड था, कि इस टाइम पे मोडिटोरियम पीरियड है भाई, कि नहीं मिल पाएगा। जितनी भी किस्तें थी वो बाउंस नहीं हो रही थी, बैंकों का भी कोई बिजनेस नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज पैसा था ही नहीं। तो लोग देंगे कहाँ से? जब आप कंपनी पैसा नहीं दे रही एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय कहाँ से किस्त भरेंगे कंपनी के लिए? जो अगर उन्होंने कोई लोन ले रखी थी तो मोडिटोरियम पीरियड आया। डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ बाई लॉ इज इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट, ये लीगल हो गया था। इट मे रेफर टू द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ लॉ टू अलाउ लीगल चैलेंजेस टू बी कैरिड आउट। इट इज़ लीगल ऑथराइजेशन टू डेटर टू डिले पेमेंट। लीगल ऑथराइजेशन था कि भाई हाँ डिले कर सकते हो पेमेंट को। वही रीज़न मैंने बता दिया मोडिटोरियम पीरियड का, कि हाँ भाई ये चीज़ें थी और ये कोर्ट ने परमिशन भी दी, देन जाके वो कर रहे थे। अब पैसा है ही नहीं, देंगे कहाँ से? तो उसको आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। नहीं, उस सिचुएशन में जब बिजनेस ही नहीं चला तो पैसा कहाँ से दे सकते हैं? डिक्लेयर अ मोडिटोरियम cause the public announcement of initiating of corporate insolvency resolution process or call for the submission of claims under section 15। ठीक है, अपॉइंटमेंट है इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है? नहीं भाई, ऐसे करके कर देना, नहीं आएगा। ठीक है, बस तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो बताया। प्रॉपर्टी क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर, मोडिटोरियम क्या होता है, ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये यहाँ से कुछ आ सकता है? नहीं भाई, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, और ना से आएगा। इतना छोटा क्वेश्चन कहाँ से देंगे वो आपको? 1 मिनट दो। क्लास
द एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी शैल अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट इन केस ऑफ एप्लीकेंट बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सही से समझो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है। एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी शैल अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दी या कॉर्पोरेट क्रेडिटर ने दी। आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज शैल अपॉइंटेड एज इंटरिम रिजोल्यूशन जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इफ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द हिम, और कोई उसके ऊपर अगेंस्ट में वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। लेट्स सी। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अथॉरिटी ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये क्या होता है? ये भी नहीं। ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ड्यूटीज़ वाला। ठीक है, ये ड्यूटीज़ वाला पूछा गया है, सीयूसी पूछा गया है। देख लेते हैं अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से क्या और आ सकता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ कमेटी, हाँ अभी कितना बड़ा है वो देख लेते हैं। ये अभी है, इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर एक क्लास और बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इतना ही रखते हैं इस क्लास के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो अगर कोई डाउट वाउट है तो। मैं पूछती है मैं हूँ भाई। ठीक है, आप पढ़ो बिंदास तरीके से। एक बुक दे रहा हूँ, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर है, एमसीक्यू हैं, टोटल एमसीक्यू हैं, अच्छे से ट्रिक्स भी उसमें डाल दी जाएंगी याद करने वाली। याद करो बस। बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग योर एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।